Retold once. The verdict decoded. उस दिन हावड़ा रेलवे स्टेशन पे रोज की तरह लोग यूनिफॉर्म में ड्यूटी पर और पैसेंजर्स अपने सफर पे थे। और यही बात सबसे डरावनी है, क्योंकि उस दिन एक औरत रेलवे स्टेशन में दाखिल हुई और सुबह तक पूरा सिस्टम ये तय करने में लगा रहा कि उसकी आवाज क्यों मायने नहीं रखती और हम कैसे जिम्मेदार नहीं हैं। किसी ने कहा मैं ड्यूटी पर नहीं था, तो किसी ने कहा यह पर्सनल एक्ट था, और किसी ने कहा जुरिस्डिक्शन ही हमारा नहीं है। और इसी चुप्पी के बीच एक ऐसा सवाल जिसे सिस्टम सुनना नहीं चाहता था। अगर अपराध सरकारी जमीन पर, सरकारी व्यवस्था के अंदर और सरकारी कर्मचारियों की मौजूदगी में हुआ हो, तो क्या स्टेट जिम्मेदार नहीं? आज हम देखेंगे एक कवर अप की कहानी, कैसे अदालत ने वो बात कही जो सिस्टम नहीं कह पाया। 26 फरवरी 1998 दोपहर लगभग 2 बजे हावड़ा रेलवे स्टेशन पर एक बांग्लादेश की नागरिक पहुंची। वो एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थी। वो उसी रात जोधपुर एक्सप्रेस से अजमेर शरीफ की दरगाह जाना चाहती थी। वो 24 फरवरी को कोलकाता आई थी और 2 दिन होटल में रुकने के बाद 26 को स्टेशन पहुंची, क्योंकि उसका टिकट वेट लिस्टेड था। उसने स्टेशन के ट्रेन टिकट एग्जामिनर से टिकट कंफर्मेशन के बारे में पूछा, जिस पर उससे लेडीज वेटिंग रूम में इंतजार करने के लिए कहा गया। वो गई और वहीं बैठकर रेस्ट करने लगी। स्टेशन पर कोई हड़बड़ी, कोई खतरे का संकेत नहीं। शाम लगभग 5 बजे 2 लोग उसके पास आए। एक अशोक, जो खुद को रेलवे से जुड़ा प्रभावशाली व्यक्ति बताता था, और दूसरा था सियाराम, जो रेलवे टिकट ब्रोकर का काम करता था। दोनों ने उसके टिकट का बर्थ रिजर्वेशन कोच S3 में कंफर्म करवा दी थी। ये सुनकर उस महिला को लगा कि उसका सफर आराम से हो जाएगा। शाम करीब 8 बजे सियाराम फिर लौटा। उसके साथ एक लड़का काशी था। उसने कहा कि रात लंबी है, ट्रेन देर से जाएगी और खाना खा लेना बेहतर रहेगा, ये तुम्हारी मदद करेगा। काशी उस महिला को पास के ईटिंग हाउस ले गया। महिला ने खाना खाया, लेकिन कुछ ही देर में उसकी तबीयत बिगड़ी और उसे उल्टियां होने लगी। कमजोरी के साथ वो वापस लेडीज वेटिंग रूम लौट आई। उसी दौरान अशोक और रफी अहमद, जो हावड़ा स्टेशन पर पार्सल सुपरवाइजर थे, साथ में लेडीज वेटिंग रूम पहुंचे और उस महिला से यात्री निवास चलने को कहा। शुरुआत में उसे संदेह हुआ, लेकिन जब लेडीज वेटिंग रूम की अटेंडेंस ने उनके रेलवे क्रेडेंशियल्स की पुष्टि की, तो उसने उन्हें भरोसेमंद मान लिया। उसे लगा कि ये लोग रेलवे सिस्टम का हिस्सा है और उसकी मदद ही करेंगे, इसलिए वो साथ चली गई। थोड़ी ही देर में एक और आदमी उनके साथ जुड़ गया, सीताराम, जो हावड़ा स्टेशन के इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में खलासी था। ये समूह स्टेशन परिसर के अंदर स्थित यात्री निवास की ओर बढ़ा। ये कोई बाहरी जगह नहीं थी, ये रेलवे का रेस्ट हाउस था। वहां रूम नंबर 102 पहले से अशोक के नाम पर रेलवे कार्ड पास के जरिए बुक था। जैसे ही वो महिला कमरे के अंदर पहुंची, हालात अचानक बदल गए। कमरे में पहले से 2 और लोग मौजूद थे। ललन, जो हावड़ा स्टेशन में पार्सल क्लर्क था, और अवधेश, जो पार्सल क्लियरिंग एजेंट था। अशोक ने महिला को जबरदस्ती कमरे के भीतर खींच लिया। उसी पल अवधेश ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। कमरे में मौजूद लोग शराब पी रहे थे। उसको भी जबरन लेकर पिलाया गया। वो शारीरिक और मानसिक रूप से बेहद कमजोर थी। उसी हालत में कमरे में मौजूद 4 लोगों, अशोक, ललन, रफी अहमद और सीताराम ने उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। ये सब रेलवे प्रेमिसेस के भीतर हुआ। काफी देर बाद शौक और हैरानी की हालत में महिला किसी तरह कमरे से निकली और लड़खड़ाते हुए प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ी। वहीं उसकी मुलाकात फिर सियाराम से हुई, जो अशोक के साथ खड़ा था। सियाराम ने पहले गुस्से का नाटक किया, अशोक को डांटा और खुद को उसकी मदद करने वाला दिखाया। उस समय उससे यही लगा कि शायद अब उसे सुरक्षित जगह ले जाएगा, लेकिन जोधपुर एक्सप्रेस निकल चुकी थी। सियाराम ने कहा कि वो उसे अपने घर ले जाएगा, ताकि वो उसके घर वालों के साथ रात में आराम कर सके और अगली सुबह पूर्वा एक्सप्रेस से आगे का सफर कर सके। उसे जोरबागन में स्थित एक रेंटेड फ्लैट में ले जाया गया, जो राम समीरन का था। उस फ्लैट के भीतर कहानी दोबारा वही मोड़ लेती है। सियाराम ने वहां भी उसके साथ बलात्कार किया। जब उसने विरोध किया, चिल्लाने की कोशिश की,
तो सिया राम और राम समीरन ने उसके मुंह और नाक को दबा दिया, जैसे उसे मार देने का इरादा हो, जिससे वो घायल हुई और खून बहने लगा। लेकिन किसी तरह वो बची रही। आवाजें सुनकर बिल्डिंग के लैंडलॉर्ड को शक हुआ, जब उसने तुरंत जोरबागन पुलिस को सूचना दी। पुलिस पहुंची, महिला को रेस्क्यू किया गया, मेडिकल जांच कराई गई और 27 फरवरी 1998 को जीआरपीएस केस नंबर 19/98 के तहत बलात्कार का मामला दर्ज हुआ। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। अब सवाल था, अपराध जिस जमीन पर हुआ उसकी जिम्मेदारी किसकी थी। यहीं से मामला अदालत के दरवाजे तक पहुंचा और पता चला कि क्रिमिनल केस सिर्फ अपराधी को सजा देगा और ना कि पीड़िता को इंसाफ देगा। क्रिमिनल ट्रायल से उसे कोई संवैधानिक राहत नहीं मिल सकती थी, क्योंकि ये सिर्फ अपराध नहीं, ये आर्टिकल 21 का उल्लंघन है, जिसके तहत सिटीजन और विदेशी नागरिक भी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एंड डिग्निटी से प्रोटेक्टेड है और इसके लिए स्टेट को जवाब देना होगा। यहीं पर सामने आती है चंद्रिमा दास, एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट। उन्होंने पीड़िता और समाज की ओर से एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दाखिल की। मामला पहुंचा कैलकाटा हाई कोर्ट में। उन्होंने यूनियन ऑफ इंडिया और रेलवे बोर्ड से मांग की कॉम्पेंसेशन एंड प्रिवेंटिव मेजर्स। यही उनका सिस्टम अनकंफर्टेबल हो गया और उनका पहला डिफेंस था, ये सब पर्सनल एक्ट्स थे, अक्यूज्ड ऑन ड्यूटी नहीं थे, इसलिए रेलवे या स्टेट को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। रेलवे बोर्ड ने यह भी कहा कि रेप एक क्रिमिनल ऑफेंस है और इसमें वाइकेरियस लायबिलिटी लागू नहीं होती। दूसरे शब्दों में कहे तो गलती लोगों की थी, सिस्टम की नहीं। लेकिन हाई कोर्ट ने रेलवे बोर्ड की इस लॉजिक को सिरे से खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यह कोई आइसोलेटेड पर्सनल क्राइम नहीं था, बल्कि पूरी घटना रेलवे प्रेमिसेस के अंदर हुई, लेडीज वेटिंग रूम से लेकर यात्री निवास तक। विक्टिम जिस स्पेस में गई वो एरिया रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन के कंट्रोल में था। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि अक्यूज्ड सिर्फ रैंडम इंडिविजुअल्स नहीं थे, बल्कि रेलवे सिस्टम का हिस्सा थे, चाहे उस समय वो ऑफिशियली ड्यूटी पर हो या नहीं। हाई कोर्ट ने एक क्रिटिकल प्रिंसिपल एस्टैब्लिश किया। कोर्ट ने कहा कि जब स्टेट या उसके उपकरण अपने प्रेमिसेस को पब्लिक यूज के लिए खोलते हैं तो सिर्फ सुविधा देना काफी नहीं होता, सेफ्टी इंश्योर करना भी स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर उसी पब्लिक स्पेस में किसी व्यक्ति की डिग्निटी और बॉडीली इंटेग्रिटी पर हमला होता है तो स्टेट हाथ झाड़ नहीं सकता। हाई कोर्ट ने यूनियन ऑफ इंडिया और रेलवे बोर्ड को जॉइंटली लायबल ठहराया और ये माना कि आर्टिकल 21 का उल्लंघन हुआ है। विक्टिम को 10 लाख का मॉनेटरी कॉम्पेंसेशन देने का आदेश भी दिया। रेलवे बोर्ड इस फैसले से पीछे नहीं हटा। उन्होंने हाई कोर्ट के जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट में भी रेलवे बोर्ड ने वही पुरानी दलील दोहराई। उनका आर्ग्यूमेंट यही था कि क्रिमिनल लायबिलिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल लायबिलिटी को मिक्स नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बार मामले को ज्यादा गहराई से देखा और कहा कि ये मामला सिर्फ टोर्ट लॉ या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप तक सीमित नहीं है, ये सीधा सीधा आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। कोर्ट ने कहा जब स्टेट एम्प्लॉयज के जरिए किसी के फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो स्टेट रिस्पॉन्सिबल होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रेप डिग्निटी पर सीधा हमला है, जिसकी प्रोटेक्शन स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है और ये साबित कर दिया कि मानव गरिमा की कोई नेशनैलिटी नहीं होती। कोर्ट ने माना कि यूनिफॉर्म उतार देने से रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं हो जाती। अंततः सुप्रीम कोर्ट ने कैलकाटा हाई कोर्ट के आदेश को अपहोल्ड कर दिया और रेलवे बोर्ड की अपील डिसमिस कर दी। यहीं पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में एक क्लियर लाइन खिंच गई। स्टेट कैन बी वाइकेरियसली लायबल फॉर रेप कमिटेड बाय इट्स एम्प्लॉइज ऑन इट्स प्रेमिसेस। ये सिर्फ एक कॉम्पेंसेशन नहीं था, बल्कि अकाउंटेबिलिटी का सवाल था। ये उस पल की कहानी है जब सिस्टम पहली बार ये नहीं कह सका, ये हमारा मामला नहीं है। स्टेट सिर्फ सुविधा नहीं बल्कि सुरक्षा की जवाबदेही भी लेता है। इसीलिए कभी कभी इंसाफ पाने के लिए सिर्फ दोषी नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा करना पड़ता है। भारत संविधान के इस ऐतिहासिक फैसले ने उस महिला को सम्मान और इंसाफ दिया।